अद्भुत कपड़ा। एक रोचक अकबर बीरबल कथा। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं थीं, बल्कि वे गूढ़ ज्ञान, बुद्धिमत्ता और जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती थीं। इस कथा में हम एक ऐसे प्रसंग की बात करेंगे जिसमें एक धोखेबाज कलाकार ने बादशाह अकबर के सामने एक अनोखे कपड़े का दावा किया, जो सिर्फ बुद्धिमान लोग ही देख सकते थे। देखिए कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से सबको सच दिखाया। दरबार में एक अजनबी की आमद। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसके वस्त्र विचित्र थे और चाल में आत्मविश्वास। उसने दरबार में प्रवेश कर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं एक महान बुनकर हूं और दूर देश से आपकी ख्याति सुनकर आया हूं। मैं आपके लिए एक ऐसा कपड़ा लेकर आया हूं जो इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या खास है इस कपड़े में? बुनकर ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह कपड़ा आम लोगों को नहीं दिखता। इसे वही लोग देख सकते हैं जो बुद्धिमान, सच्चे और योग्य हैं। मूर्ख, पाखंडी और अयोग्य लोग इसे नहीं देख सकते। दरबार में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। सब आश्चर्यचकित थे। अकबर स्वयं भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आदेश दिया, हमें यह कपड़ा दिखाओ। बुनकर ने एक मखमली थाल खोला, पर उसमें कुछ नहीं था। उसने हाथ हिलाकर कहा, लीजिए जहांपनाह, यही है वह अद्भुत कपड़ा। इसे निहारिए। अकबर ने देखा पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। परंतु बादशाह भला कैसे स्वीकार करते कि उन्हें कुछ नहीं दिखा? कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि वे मूर्ख हैं? उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर मैंने कहा कि कुछ नहीं दिखता तो दरबार में मेरी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठ जाएगा। उन्होंने मुस्कराकर कहा, वाकई यह तो अत्यंत अद्भुत कपड़ा है। इसका रंग और बुनावट तो अनुपम है। दरबारियों की चुप्पी और दिखावा। बादशाह को ऐसा कहते सुन दरबारी भी चकित रह गए, पर कोई भी मूर्ख नहीं कहलाना चाहता था। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, इसकी चमक तो सूर्य की किरणों जैसी है। दूसरा बोला, मैंने ऐसा वस्त्र जीवन में नहीं देखा। यह तो जादू है। बुनकर मुस्करा रहा था। उसे अपने झूठ पर गर्व हो रहा था। वह जानता था कि कोई भी यह मानने को तैयार नहीं होगा कि उन्हें कुछ नहीं दिखता। फिर उसने कहा, जहांपनाह, यदि आप कहें तो मैं इसी कपड़े से एक शानदार पोशाक बनाकर दूं जो केवल बुद्धिमान और सच्चे लोगों को दिखाई देगी। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हमें तुरंत यह पोशाक चाहिए। हम इसे विशेष अवसर पर पहनेंगे। उन्होंने उसे कुछ अशर्फियां दी और राजमहल के एक कक्ष में रहने की व्यवस्था की गई ताकि वह उसी अद्भुत कपड़े से पोशाक तैयार कर सके। बीरबल की वापसी। उन दिनों बीरबल किसी विशेष कार्य से राजधानी से बाहर गए हुए थे। जब वे लौटे तो उन्होंने दरबार में इस अद्भुत कपड़े की चर्चा सुनी। उन्हें यह सब सुनकर अजीब लगा। बीरबल ने पूछा, क्या आपने खुद देखा है वह कपड़ा जहांपनाह? अकबर ने गर्व से कहा, हाँ बीरबल, वह वास्तव में अद्वितीय है। पर तुम्हें देखकर ही बुनकर ने पोशाक बनाने का कार्य आरंभ किया है। वह कहता है तुम सबसे बुद्धिमान हो और तुम्हारे सामने ही पोशाक का अंतिम निरीक्षण करेगा। बीरबल मुस्कराया और बोला, बहुत अच्छा। कल मैं अवश्य उस पोशाक को देखने जाऊंगा। सत्य का उद्घाटन। अगले दिन बीरबल उस कक्ष में पहुंचे जहां बुनकर कपड़ा तैयार कर रहा था। बुनकर ने बीरबल का स्वागत किया और एक कपड़े की परत हवा में लहराकर बोला, लीजिए दीवाने खास, यह रही वह पोशाक। बीरबल ने ध्यान से देखा, वहां कुछ भी नहीं था। वे चुपचाप कुछ क्षण खड़े रहे। फिर वे बोले, मुझे यह पोशाक बहुत सुंदर लगी।
मैं इसे जहांपनाह तक ले जाना चाहता हूं। बुनकर प्रसन्न हो गया। उसने कपड़े को एक सोने के थाल में समेटा और बीरबल को दे दिया। बीरबल सीधे दरबार पहुंचे, जहां बादशाह और सारे दरबारी उस पोशाक को देखने के लिए एकत्र थे। बीरबल ने कपड़े को एक काल्पनिक हैंगर पर टांगा और कहा, जहांपनाह, यह रही आपकी विशेष पोशाक। आप इसे पहनिए। अकबर थोड़े असमंजस में थे, पर अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें हमारे कक्ष में पोशाक पहनने दीजिए, और पोशाक लेकर चले गए। कुछ ही देर में अकबर दरबार में लौटे, बिना किसी वस्त्र के। दरबार में सन्नाटा छा गया, फिर भी कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। सबने मिलकर तालियां बजाईं। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति है? अकबर ने कहा, बोलो बीरबल। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, यह पोशाक अद्भुत नहीं है, यह धोखे की पोशाक है। वह बुनकर एक ठग है, जो हमारी मूर्खता पर हंस रहा है। न तो वह कपड़ा है, न पोशाक। यह सब हमारे अहंकार और भय के कारण संभव हुआ। हमने अपनी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न उठने के डर से असत्य को सत्य मान लिया। अकबर चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा और अचानक उन्हें महसूस हुआ, वे सचमुच धोखा खा गए। धोखेबाज का पर्दाफाश। बीरबल ने एक सैनिक को आदेश दिया, उस बुनकर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सैनिक उस ठग को पकड़ लाए। पहले तो वह कुछ बहाने बनाने लगा, पर जब बीरबल ने उसे सख्ती से डांटा तो वह रोने लगा और सच कबूल कर लिया। हुजूर, मैं एक गरीब ठग हूं। मैंने सोचा कि इस तरकीब से अमीर बन जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं था कि सब लोग झूठ को सच मान लेंगे। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारा अपराध बड़ा है, पर हमने भी मूर्खता दिखाई। तुमसे धोखे से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ समय के लिए कारावास की सजा दी जाती है। फिर अकबर ने सबकी ओर देखा और बोले, इस घटना से हमने सीखा है कि जब सत्य को देखने का साहस नहीं होता, तब हम स्वयं भ्रम में पड़ जाते हैं। हम अपने डर में सच को अनदेखा कर देते हैं। उपसंहार। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर बादशाह और पूरे दरबार को एक गहरी सीख दी। यह घटना सबके लिए एक आईना बन गई कि सत्य वही होता है जो वास्तव में देखा और समझा जाए, न कि जो दिखाने की कोशिश की जाए। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर यह संदेश छोड़ जाती है। उस सच को देखने के लिए आंखें नहीं, साहस चाहिए। कहानी का शीर्षक, बीरबल की सजा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर की सभा में बीरबल की बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं था। पर हर दिन एक सा नहीं होता। एक दिन कुछ ऐसा घटा कि बीरबल को खुद बादशाह ने सजा सुना दी। पर क्या यह सजा वाकई में बीरबल की हार थी, या फिर यह एक नई बुद्धिमत्ता की शुरुआत? दरबार में चर्चा। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न उठाया, क्या कोई बता सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्या है? कई दरबारी बोले, हत्या, धोखा, धर्म का अपमान आदि आदि। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा अपराध है न्याय का अपमान। जब कोई जानबूझकर सत्य को झुठलाता है तो वह समाज की जड़ें हिला देता है। अकबर को उत्तर पसंद आया, पर तभी दरबार में एक अफसर आया और बोला, जहांपनाह, एक अजीब मामला दरबार के बाहर खड़ा है। एक किसान कहता है कि उसकी गाय उड़ गई। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, किसान को अंदर बुलाओ। गाय उड़ गई। एक साधारण सा किसान दरबार में आया।
उसकी आंखों में आंसू थे। हुजूर, मेरी गाय कल रात उड़ गई। मैंने अपनी आंखों से देखा, वह धीरे धीरे हवा में उठी और बादलों में खो गई। बीरबल ने पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? किसान बोला, नहीं हुजूर, मेरी गाय उड़ गई, यह सच्ची बात है। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, यह आदमी पागल है या शरारती। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम इस मामले की जांच करो और न्याय दो। बीरबल ने सिर झुकाया, जो हुक्म मेरे मालिक। बीरबल की जांच। बीरबल ने उस किसान के गांव का दौरा किया। उसने आसपास के लोगों से बात की। किसी ने भी गाय को उड़ते नहीं देखा था, पर सभी ने किसान की ईमानदारी की गवाही दी। बीरबल लौटकर दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, जांच के अनुसार गाय सचमुच उड़ गई। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर चौंके, बीरबल, तुम इतने समझदार हो और यह कह रहे हो कि गाय उड़ गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, मेरी जांच पूरी है। अकबर ने गुस्से में कहा, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें 1 महीने के लिए दरबार से निलंबित किया जाता है। यह कहकर अकबर ने सबके सामने बीरबल को सजा सुना दी। बीरबल ने चुपचाप सिर झुकाया और दरबार से चले गए। दरबार में हलचल। बीरबल की अनुपस्थिति से दरबार बेरंग सा हो गया। हर दिन कोई न कोई मुसीबत आती, पर उसका समाधान नहीं निकलता। कुछ दरबारी खुश थे कि बीरबल चले गए, पर अकबर के मन में कहीं न कहीं असंतोष था। 1 महीना बीता, न तो बीरबल की कोई खबर मिली और न ही कोई समाधान। अकबर ने एक दिन कहा, काश बीरबल यहां होते। बीरबल की वापसी और नया रंग। अगले दिन दरबार में एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक बुजुर्ग महिला एक मटकी सिर पर लिए दरबार में आई। मटकी में आग जल रही थी। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रही हो? वह महिला बोली, मैं इस मटकी की आग से दाल पका रही हूं। अकबर ने हैरानी से कहा, क्या तुम पागल हो? आग तो ऊपर है, दाल नीचे कैसे पकेगी? महिला बोली, जब गाय उड़ सकती है तो दाल आग से दूर रहकर क्यों नहीं पक सकती? अकबर चौंके। यह आवाज जानी पहचानी सी थी। बीरबल। उन्होंने पुकारा। बुजुर्ग महिला ने घूंघट हटाया और वाकई वह बीरबल ही थे। बीरबल की सफाई। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने वही कहा जो किसान की बात पर विश्वास करते हुए निष्कर्ष निकला। मेरा उद्देश्य यह दिखाना था कि जब हम किसी भी बात को बिना तर्क के सच मान लें तो हम भी मूर्ख बन जाते हैं। जिस किसान ने कहा कि गाय उड़ गई, वह झूठ बोल रहा था। पर यदि राजा स्वयं सत्य की जांच किए बिना निर्णय दे तो वह न्याय का अपमान करता है। और जैसा मैंने पहले कहा था, यह सबसे बड़ा अपराध है। अकबर चुप थे। उन्होंने बीरबल को गौर से देखा, फिर मुस्कराकर बोले, बीरबल, तुम्हारी सजा खत्म। अब आकर अपना स्थान ग्रहण करो। आज तुमने फिर साबित किया कि तुम केवल चतुर नहीं बल्कि सच्चे न्यायाधीश भी हो। न्याय का महत्व। अकबर ने दरबार में सबके सामने कहा, इस घटना से हमें सीखना चाहिए कि न्याय कभी भी दिखावे या भावना के आधार पर नहीं होना चाहिए। जब तक जांच न हो, निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए। फिर उन्होंने उस किसान को बुलाया जो सजा से डरकर भाग गया था। बीरबल ने उसे माफ करने की सिफारिश की और कहा, यदि हम गलती करने वाले को सिखा सकें तो समाज में परिवर्तन संभव है। अकबर ने सिर हिलाया और किसान को चेतावनी देकर छोड़ दिया। उपसंहार। बीरबल ने फिर साबित किया कि बुद्धिमत्ता केवल चतुराई नहीं बल्कि सही समय पर सही सत्य बोलने की कला है।
उनकी यह सजा इतिहास में एक मिसाल बन गई कि कभी कभी सत्य तक पहुंचने के लिए स्वयं झूठ का नाटक भी जरूरी होता है। और अकबर ने भी माना, जिस दरबार में बीरबल न हो वह न्याय का अधूरा पन्ना है। कहानी का शीर्षक सपनों का सौदागर। एक अकबर बीरबल कथा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर का दरबार केवल एक शाही सभा ही नहीं था, बल्कि विचारों, तर्क और बुद्धिमत्ता की एक प्रयोगशाला था। यहाँ रोज कोई न कोई नया मुद्दा उठता और हर बार बीरबल अपनी चतुराई से सबको चौंका देते। लेकिन इस बार जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। एक व्यक्ति दरबार में आया जो सपनों का सौदा करता था, और वह भी सोने के बदले। अजनबी की आमद। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, तभी एक अजनबी व्यक्ति प्रवेश करता है। उसके कपड़े रंग बिरंगे थे, चाल में आत्मविश्वास और हाथ में एक चमचमाता संदूक। वह सिंहासन की ओर झुककर सलाम करता है। जहां पनाह, मैं दूर देश से आया हूं एक अद्वितीय कला लेकर। मैं सपनों का सौदागर हूं। अकबर मुस्कराए, सपनों का सौदागर? यह क्या मजाक है? वह बोला, मजाक नहीं, हकीकत है। मैं ऐसे सपने बेचता हूं जो लोगों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। बस एक बार उन्हें देखना होता है और फिर वे अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। बीरबल चुपचाप उस अजनबी को देख रहे थे। अकबर ने दिलचस्पी ली और पूछा, क्या तुम मुझे भी ऐसा सपना बेच सकते हो? क्यों नहीं, जहांपनाह, लेकिन कीमत देनी होगी, सोने में। सपना खरीदने की तैयारी। अकबर ने तय किया कि वे इस अनोखे व्यक्ति को आजमाना चाहते हैं। उन्होंने उसे एक भारी थैली दी जिसमें 50 सोने की अशर्फियां थीं। सौदागर बोला, आज रात आप अपने शयन कक्ष में अकेले सोइए। मैंने जो मंत्र दिया है उसे तकिए के नीचे रखिए और नींद में डूब जाइए। आपका सपना आपको जीवन का नया मार्ग दिखाएगा। अकबर ने मंत्र लिया और रात वैसा ही किया। सुबह उन्होंने दरबार में आकर बताया, मैंने एक सपना देखा। मैं एक विशाल पुल पर चल रहा था। उस पुल के अंत में एक सिंहासन था, जिस पर मैं बैठते ही आकाश से धनवर्षा होने लगी। सौदागर ने सिर झुकाया, बस यही था सपना। अब आपकी किस्मत बदलने ही वाली है। अकबर मुस्कराए, उन्हें लगा जैसे सच में कुछ खास हुआ हो। दरबारियों की होड़। अब दरबारियों को भी इच्छा हुई कि वे भी ऐसे सपने देखें। हर कोई उस अजनबी के पास जाने लगा और उसके बदले में सोने की थैलियां देने लगा। किसी ने 10 अशर्फियां दी, किसी ने 20। हर सुबह कोई न कोई दरबारी उत्साह से अपने सपने का वर्णन करता, मानो उन्होंने कोई खजाना पा लिया हो। बीरबल अब तक कुछ नहीं बोले थे। वे सब कुछ देख और समझ रहे थे। बीरबल का संदेह। 3 दिन बीत गए। अब तक अजनबी ने 100 से ज्यादा अशर्फियां इकट्ठी कर ली थीं। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, क्या मैं भी आज रात एक सपना खरीद सकता हूं? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, लेकिन देखना तुम भी सुबह वैसा ही उत्साह लेकर आना। बीरबल ने सौदागर को एक थैली दी और मंत्र लिया। रात को बीरबल ने कुछ नहीं किया, बस सीधा उस सौदागर का पीछा किया जो महल में ही एक कमरे में ठहरा था। बीरबल ने देखा कि वह सोने की गिनती कर रहा था और हंस कर खुद से कह रहा था, क्या मूर्ख लोग हैं। सपने बेचने की कला ही सबसे बड़ा सपना है। बीरबल चुपचाप लौट आए। उन्हें सच्चाई पता चल गई थी। अगले दिन की साजिश। सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने भी अपना सपना सुनाना शुरू किया। जहांपनाह, मैंने सपना देखा कि वह सौदागर भाग गया है।
वह एक जहाज में बैठा है और उसकी थैली में सैकड़ों सोने की अशर्फियां हैं। वह हंस रहा है और कह रहा है कि बादशाह तक को मूर्ख बना दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सौदागर घबरा गया और बोल पड़ा, यह कैसा सपना है? यह तो झूठ है। बीरबल मुस्कराए, क्यों भाई, तुम्हारे सपने सही और हमारे झूठे? अगर मेरे सपने पर विश्वास नहीं तो फिर किसी के भी सपने पर कैसे हो सकता है? अकबर ने बीरबल की बात समझ ली। वे गंभीर हो गए। तुरंत इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और सारा सोना जब्त किया जाए। सौदागर पकड़ लिया गया और उसने अपने अपराध कबूल कर लिए। सपनों का असली मतलब। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे शक हुआ? बीरबल बोले, जहां पनाह सपने बिकाऊ नहीं होते। यह बात मैंने नहीं, जीवन ने सिखाई है। जब सब लोग एक जैसी अजीब बातें कहने लगे और उस व्यक्ति की मुस्कान गहराने लगी तो मुझे अंदाजा हो गया कि कुछ तो गलत है। मैंने बस सत्य को खोजा और वह स्वयं सामने आ गया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और सभी दरबारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में कोई भी चीज बिना तर्क और विवेक के न खरीदी जाए, चाहे वह सपना ही क्यों न हो। उपसंहार। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास जरूरी है, लेकिन आंखें बंद कर नहीं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, बीरबल जैसा विवेक जीवन में होना अनिवार्य है। सपनों का सौदागर चला गया, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता फिर एक बार अमर हो गई। कहानी का शीर्षक, बीरबल की गैरहाजिरी का राज। एक अकबर बीरबल कथा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर के दरबार में चतुरता और बुद्धिमानी का पर्याय बन चुके थे बीरबल। जब भी कोई उलझन आती, पूरा दरबार उनकी ओर देखता था। पर एक दिन अचानक बीरबल गायब हो गए। बिना किसी सूचना के, बिना कोई संदेश छोड़े। यह एक राज बन गया और उसी राज को सुलझाने में छुपा था एक बड़ा सबक। बीरबल की गैरहाजिरी। एक सुबह जब अकबर दरबार में पहुंचे तो देखा बीरबल की गद्दी खाली थी। अकबर ने दरबारियों से पूछा, बीरबल कहाँ हैं? किसी को कोई जानकारी नहीं थी। न तो उन्होंने छुट्टी मांगी थी, न कोई सूचना दी। अकबर चिंतित हो उठे। बीरबल कभी बिना बताए गायब नहीं होते थे। शायद कोई संकट हो, अकबर ने सोचा। अगले दिन भी बीरबल नहीं आए। फिर तीसरे दिन भी नहीं। 5 दिन बीत गए। अकबर ने एक संदेश वाहक को बीरबल के घर भेजा, पर घर पर ताला लगा था। अब तो दरबार में चर्चा गर्म हो गई। क्या बीरबल किसी षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं? कहीं उन्होंने दरबार छोड़ने का मन तो नहीं बना लिया? कुछ दरबारी तो यह कहने लगे, जहां पनाह, बीरबल शायद अब पुराने हो चले हैं। अब कोई नया मंत्री चुन लेना चाहिए। पर अकबर को यह बात नागवार गुजरी। बीरबल के विकल्प की खोज। अकबर ने घोषणा की, जो भी व्यक्ति बीरबल की तरह 3 मुश्किल सवालों के उत्तर दे देगा, उसे मैं बीरबल का स्थान दूंगा। यह सुनकर बहुत से विद्वान, पंडित और गणितज्ञ दरबार में आए। 3 सवाल पूछे गए। 1. धरती का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. मैं इस समय क्या सोच रहा हूं? हर प्रत्याशी पहले या दूसरे सवाल पर ही अटक गया। किसी ने धरती के केंद्र के लिए कोई गांव बताया, किसी ने तारों की गिनती लाखों करोड़ों में की, पर तीसरे सवाल का तो कोई उत्तर ही न दे पाया। अकबर ने निराश होकर कहा, कोई नहीं है जो बीरबल की जगह ले सके। एक चौंकाने वाली खबर। इसी बीच 7वां दिन बीता। 8वें दिन एक भिक्षुक दरबार के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी,
कपड़े पुराने थे, पर उसकी आंखों में चमक थी। वह बोला, जहां पनाह से मिलना है। कहना है, पुराना सेवक लौटा है। दरबारियों ने उसे भिखारी समझकर रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वह मुस्कराया तो एक दरबारी चौंक उठा, यह तो बीरबल हैं। बीरबल वेश बदलकर लौटे थे। अकबर ने उन्हें गले लगा लिया। तुम कहाँ चले गए थे, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, दरबार में कुछ लोग यह मान बैठे थे कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मेरी आवश्यकता नहीं रही। मैंने सोचा, क्यों न यह परखा जाए कि क्या वास्तव में कोई मेरी जगह ले सकता है। बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल ने बताया, मैं इन 7 दिनों तक नगर में अलग अलग रूपों में रहा, एक किसान, एक बुनकर, एक साधु और अंत में एक भिखारी। मैंने सुना कि कैसे लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं और दरबार में मेरी गद्दी के लिए तैयार हो रहे हैं। पर मैं यह देखना चाहता था कि क्या वास्तव में कोई मेरे जैसे सवालों के जवाब दे सकता है। और जब सुना कि कोई उत्तर नहीं दे सका, तब लौटा। अकबर बोले, और अगर कोई दे देता तो? बीरबल मुस्कराए, तो मैं हमेशा के लिए साधु बन जाता। पूरा दरबार स्तब्ध था। तीनों सवालों के उत्तर। अकबर ने कहा, तो चलो बीरबल, अब तुम ही इन तीनों सवालों का उत्तर दो। प्रश्न 1, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने दरबार में लकड़ी की छड़ी गाड़ दी और बोले, यह धरती का केंद्र है। अकबर बोले, यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, जहां आप खड़े हों वहीं से धरती को नापिए। यदि आपको इससे अधिक केंद्र कोई और बताए तो उसे प्रमाण सहित बुलाइए। प्रश्न 2, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल बोले, जितने बाल मेरे सिर और दाढ़ी में हैं, उतने ही तारे हैं। अकबर मुस्कराए, और इसका प्रमाण? बीरबल बोले, आप एक एक गिन सकते हैं। यदि कोई गिनती में अंतर पाए तो कहिएगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। प्रश्न 3, मैं इस समय क्या सोच रहा हूं? बीरबल ने कहा, आप सोच रहे हैं कि काश बीरबल कभी गया ही न होता। अकबर जोर से हंसे, सही पकड़ा। दरबारियों को सीख। अकबर ने गंभीर होकर कहा, यह घटना इस बात का प्रमाण है कि बीरबल केवल एक मंत्री नहीं, मेरे दरबार की आत्मा है। जो लोग उन्हें हटाना चाहते थे, उन्हें अब समझ आ गया होगा कि अनुभव और विवेक की कोई जगह नहीं ले सकता। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, किसी की उपयोगिता तब तक दिखती है जब तक वह अनुपस्थित नहीं होता, पर सच्ची परख उसी समय होती है। उपसंहार, कहानी की सीख। यह कहानी केवल बीरबल की चतुराई की नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्मपरीक्षण की भी मिसाल है। उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची काबिलियत कभी भी दिखावे में नहीं, बल्कि कर्म में होती है। और अकबर ने भी समझा, वफादारी और बुद्धिमत्ता का कोई विकल्प नहीं। कहानी का शीर्षक, अनोखा न्याय। एक अकबर बीरबल कथा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर का दरबार केवल शक्ति का केंद्र नहीं था, बल्कि बुद्धि, तर्क और न्याय का अद्भुत संगम भी था। जहां हर रोज नए नए मुकदमे, विवाद और सवाल उठते, वहीं बीरबल अपनी चतुरता और विवेक से हर स्थिति को हल करते। पर एक दिन ऐसा मुकदमा आया जिसने सभी की बुद्धि को चकरा दिया, सिवाय बीरबल के। मुकदमे की शुरुआत। एक दिन दरबार में 2 व्यापारी आए। दोनों प्रतिष्ठित और संपन्न थे। दोनों ने बादशाह अकबर को सलाम किया और एक दूसरे की ओर क्रोधित निगाहों से देखा। पहले व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने इस व्यक्ति को एक कीमती हार उधार पर दिया था, यह कहकर कि 1 सप्ताह में लौटाएगा। लेकिन 3 महीने बीत गए और अब यह इनकार कर रहा है कि मैंने कुछ दिया ही नहीं।
दूसरा व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने कभी कोई हार नहीं लिया। यह मुझे फंसाना चाहता है ताकि मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सके। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या प्रमाण है? पहला व्यापारी बोला, गवाह नहीं, पर मैं इस हार को अपने हाथों से इसे पहनाकर आया था। यह दरबार से पहले मेरी दुकान पर आया था। अकबर गंभीर हो गए। गवाह न होने की स्थिति में न्याय करना कठिन था। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल की एंट्री। बीरबल दरबार में आए। उन्होंने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा, फिर बादशाह की अनुमति से बोले, जहांपनाह, इस विवाद का समाधान तर्क से ही संभव है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सत्य सामने लाऊंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को अगले दिन दरबार में पुनः उपस्थित होने का आदेश दिया। बीरबल की योजना। अगली सुबह बीरबल ने अपने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि शहर की सबसे गहरी कुएं की सफाई करवाई जाए और उसमें एक रस्सी बांध दी जाए। इसके बाद उन्होंने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने कहा, इस मुकदमे में सत्य खोजने के लिए हमें एक प्राचीन विधि अपनानी पड़ेगी, जल परीक्षा। आप दोनों को उस कुएं में जाकर 5 मिनट रहना होगा। जो निर्दोष होगा उसका शरीर पानी से हल्का हो जाएगा और दोषी का शरीर भारी होकर नीचे डूबेगा। दोनों व्यापारी चौंके। पहला व्यापारी, जिसने दावा किया था कि वह हार उधार दिया था, घबराने लगा। दूसरा व्यापारी निडर भाव से बोला, मैं तैयार हूं। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने दोनों को कुएं के पास ले जाया गया। कुएं की परीक्षा। दूसरा व्यापारी पहले कुएं में गया। वह रस्सी से 5 मिनट तक नीचे रहा और फिर ऊपर खींच लिया गया। अब पहला व्यापारी डरते डरते कुएं में गया। वह बुरी तरह कांप रहा था। जब वह बाहर आया तो उसकी सांसें तेज थीं, आंखें डरी हुईं। बीरबल ने आदेश दिया कि दोनों को महल के एक कमरे में ले जाकर सूखने दिया जाए। अब दरबार फिर से सजा। बीरबल ने घोषणा की, मैं अब यह मुकदमा हल कर सकता हूं। असली दोषी पहला व्यापारी है और दूसरा निर्दोष है। अकबर ने पूछा, पर तुमने यह कैसे जाना? बीरबल का तर्क। बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं किसी कुएं में न्याय खोजने नहीं गया था। मैंने बस डर और सच का नाटक किया। कुएं की रस्सी ही हमारी न्याय की डोर थी। जो सच्चा था वह निडरता से नीचे गया। जो झूठा था उसकी सांसें तेज थीं, कपड़े भीगे हुए थे और चेहरा उतरा हुआ था। डर उसके शरीर से भी झलक रहा था। इसके अलावा मैंने दूसरे व्यापारी से अकेले में बात की। उसने जो बातें कहीं वह सच प्रतीत हुआ। पर पहला व्यापारी लगातार अपने ही बयान बदल रहा था। सच को छुपाने के लिए बार बार कहानी बदलनी पड़ती है, पर झूठ को एक बार बोलने से ही डर लगने लगता है। हार की बरामदगी। अब बीरबल ने असली चाल चली। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैंने दोनों व्यापारियों के घर की तलाशी ली और यह देखिए। बीरबल ने अपनी पगड़ी में से एक कीमती हार निकाला, वही जिसकी शिकायत की गई थी। यह हार पहले व्यापारी के तहखाने में छुपा हुआ मिला, दीवार के पीछे एक गुप्त खांचे में। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला व्यापारी जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा झूठ बोलकर यह हार रख सकूंगा। पर बीरबल की चाल ने सब खोल दिया। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम जैसे लोग व्यापार और समाज दोनों को कलंकित करते हो।
तुम्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि और लोग सबक लें। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस व्यक्ति ने अपनी गलती मान ली है। सजा जरूरी है, पर साथ में उसे समाज सेवा का अवसर भी दीजिए। यह 1 साल तक नगर में मुफ्त शिक्षा का काम करेगा और व्यापारियों के बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा। अकबर ने हामी भर दी और कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने चतुराई से न केवल न्याय दिलाया बल्कि एक जीवन भी सुधारा। उपसंहार, कहानी की सीख। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। झूठ चाहे कितना भी सुंदर हो, उसका डर हमेशा चेहरे पर दिखता है। सच को साबित करने के लिए कभी कभी नाटक करना पड़ता है, पर नीयत साफ होनी चाहिए। बुद्धि, विवेक और धैर्य किसी भी उलझन को सुलझा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, बीरबल जैसा न्यायप्रिय और चतुर साथी जीवन में होना सौभाग्य की बात है। कहानी का शीर्षक, चोर कौन? एक अकबर बीरबल कथा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर का दरबार अपने न्याय और चतुर दरबारियों के लिए प्रसिद्ध था। वहां हर दिन कुछ न कुछ नया होता था। लेकिन उस दिन दरबार में जो हुआ वह पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गया। बीरबल के सामने एक ऐसा मामला आया जिसमें कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था और चारों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। फिर भी बीरबल ने न केवल असली चोर का पता लगाया बल्कि ऐसा नायाब तरीका अपनाया कि सभी दंग रह गए। चोरी की वारदात। एक सुबह महल के मुख्य खजांची ने दरबार में घबराकर प्रवेश किया और बोला, जहांपनाह, महल के शाही खजाने से बीती रात भारी मात्रा में सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। अकबर चौंक उठे, क्या सुरक्षा इतनी कड़ी होने के बावजूद? खजांची बोला, जी, यह चोरी बहुत चालाकी से की गई है। बिना ताले तोड़े, बिना किसी शोर के, केवल वही कर सकता है जो अंदर की व्यवस्था जानता हो। अकबर ने तुरंत जांच के आदेश दिए और 4 प्रमुख संदिग्धों को पकड़ा गया। चारों शाही खजाने की देखरेख करने वाले रक्षक थे। चारों आरोपी। चारों रक्षक निजाम, फकरुद्दीन, चंदन और हिम्मत को दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, तुम चारों में से किसने चोरी की है? चारों ने एक स्वर में कहा, जहांपनाह, हम निर्दोष हैं। बीरबल चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने चारों रक्षकों को महल के अलग अलग कमरों में बंद करवाया ताकि वे आपस में बातचीत न कर सकें। फिर बीरबल ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सेवक को एक खास तरह की जादुई छड़ी लाने को कहा और चारों छड़ियां मंगवाईं। रात के अंधेरे में बीरबल चारों कमरों में गए और हर रक्षक को एक एक लकड़ी की छड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई छड़ी है। सुबह सूरज निकलते ही जिस व्यक्ति ने चोरी की होगी उसकी छड़ी 1 अंगुल बढ़ जाएगी। इसलिए सच बोल दो, वरना छड़ी तुम्हारा भेद खोल देगी। चारों डर गए, पर किसी ने कुछ नहीं कबूला। बीरबल मुस्कराए और दरबार का इंतजार करने लगे। सुबह का दरबार। अगली सुबह चारों रक्षकों को दरबार में लाया गया। सबके हाथ में वही छड़ी थी। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, आइए अब इन जादुई छड़ियों से सच पता करते हैं। उन्होंने चारों छड़ियों को मंगवाया, नापी और फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब कोई संदेह नहीं, चोर पकड़ लिया गया है। चोर है निजाम। पूरा दरबार सन्न रह गया। निजाम कांपते हुए बोला, नन्ही, यह कैसे कह सकते हैं? बीरबल ने कहा, मैंने जो छड़ियां रात को दी थीं,
वे सभी सामान्य लकड़ियां थीं। लेकिन मैंने कहा था कि चोर की छड़ी सुबह 1 अंगुल बढ़ेगी। डर के मारे तुमने अपनी छड़ी की नोक रात में ही काट दी, ताकि सुबह वह अगर बढ़े तो बराबर दिखे। लेकिन सबकी छड़ियां बराबर हैं, सिर्फ तुम्हारी 1 अंगुल छोटी है। इसका मतलब साफ है, तुम ही चोर हो। निजाम की घिघी बंध गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और बोला, माफ कीजिए जहांपना। मैं एक झूठे मित्र के कहने में आकर लालच में बहक गया। मैं अब पछता रहा हूं। संपत्ति की बरामदगी। बीरबल ने कुछ सिपाहियों को निजाम के घर भेजा। वहां से शाही खजाने के सिक्के बरामद कर लिए गए, जो उसने एक गड्ढे में छिपा रखे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित किया कि बुद्धि तलवार से भी तेज होती है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, न्याय के लिए बुद्धि और धैर्य दोनों की जरूरत होती है। न्याय और दया। अकबर ने निजाम को कठोर दंड देने का आदेश दिया। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति गलती कर चुका है, पर वह पहली बार अपराधी बना है। यदि आप इसकी संपत्ति जब्त करके इसे नगर में जनसेवा के लिए नियुक्त करें, तो यह अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकता है। अकबर कुछ देर सोचते रहे और बोले, ठीक है, इसे नगर की सफाई व्यवस्था में नियुक्त किया जाए, और जब तक यह निष्ठा से सेवा करता रहेगा, इसे माफ किया जाए। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें कई गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। डर हमेशा दोषी को पकड़वा देता है। झूठ चाहे कितना भी छुपाया जाए, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। चतुराई केवल दिमाग की नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान की समझ से भी आती है। और सबसे बड़ी बात, न्याय में दया हो तो सुधार की संभावना भी होती है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की छाया। अकबर बीरबल कथा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी हिंदुस्तान भर में प्रसिद्ध थी। बीरबल न केवल एक बुद्धिमान मंत्री थे, बल्कि एक सच्चे मित्र, न्यायप्रिय विचारक और निर्भीक सलाहकार भी थे। उनकी चतुराई ने न केवल दरबारियों को चौंकाया, बल्कि खुद अकबर को भी कई बार सोचने पर मजबूर कर दिया। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल की जान पर बन आई, और तब अकबर को यह समझ आया कि केवल ताज पहनने से कोई बादशाह नहीं होता। बादशाह वह होता है जो न्याय कर सके, भले ही वो उसकी परछाई पर भी क्यों न हो। दरबार में चालबाजी। दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उनका मानना था कि बीरबल बिना राजवंश का होते हुए भी इतनी प्रतिष्ठा पा रहे हैं, यह असहनीय है। उनमें सबसे आगे था रघुनाथ नामक एक दरबारी, जो मन ही मन बीरबल को हटाने की योजना बना रहा था। एक दिन रघुनाथ ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने बीरबल को तो बहुत ऊंचा पद दे रखा है, पर क्या आपने कभी परखा है कि वो वाकई इतने योग्य हैं? अकबर बोले, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? रघुनाथ ने मुस्कराकर कहा, अगर बीरबल इतना ही बुद्धिमान है, तो क्यों न हम उसे एक ऐसा काम सौंपे जो अब तक कोई नहीं कर पाया, जैसे अपनी छाया को पकड़कर लाना। अकबर मुस्कराए, पर रघुनाथ के इरादों को समझ न सके। बीरबल को आदेश। अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम तो हर समस्या का हल जानते हो। तो बताओ, क्या तुम अपनी छाया को पकड़ सकते हो और कल दरबार में ला सकते हो? सारे दरबारी ठहाके मारने लगे। बीरबल मुस्कराए। वे समझ गए कि यह योजना किसी की शरारत है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए आदेश है। मैं कल अपनी छाया को आपके सामने उपस्थित करूंगा।
सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल की तैयारी। बीरबल घर पहुंचे। उन्होंने रात भर योजना बनाई और अगली सुबह जल्दी उठकर कुछ तैयारियां कीं। वह एक गाड़ी में कुछ ढककर दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम अपनी छाया लेकर आए हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जी जहांपनाह, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। बीरबल की छाया। उन्होंने गाड़ी से पर्दा हटाया और उसके भीतर बैठा था एक व्यक्ति जिसका चेहरा हूबहू बीरबल जैसा था। वही कपड़े, वही भाव, वही चाल। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह मेरी छाया है, मेरे विचारों की, मेरी बुद्धि की, मेरी शैली की। मैंने इसे 1 महीने से प्रशिक्षित किया है। इसके पास वही बातें हैं जो मैं कहता हूं, वही हाव भाव, वही समझ। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर हमें चौंका दिया। यह तो शानदार प्रयोग है। पर रघुनाथ जल भुन गया। षड्यंत्र गहराता है। रघुनाथ ने हार नहीं मानी। उसने बीरबल की छाया को रिश्वत देने की कोशिश की ताकि वह बीरबल के खिलाफ बोल सके। लेकिन बीरबल की छाया, जिसका असली नाम रमेश था, पूरी तरह निष्ठावान निकला। उसने बीरबल को सब बता दिया। बीरबल समझ गए कि अब रघुनाथ कोई बड़ा वार करेगा। अगले दिन रघुनाथ ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, बीरबल की यह छाया बहुत खतरनाक है। यह तो एक दिन आपके दरबार पर कब्जा भी कर सकती है। इसे समाप्त कर देना चाहिए। अकबर संदेह में आ गए। अकबर की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी छाया बहुत होशियार है, परंतु दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे डर है कि कहीं यह भविष्य में उपयोगी से अधिक घातक न बन जाए। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, अगर मेरी छाया आपसे खतरा है तो मैं उसे खुद खत्म कर दूंगा। लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आप उससे एक प्रश्न पूछें जो उत्तर वह दे सके, पर दूसरे दरबारी नहीं। अकबर ने हाँ में सिर हिलाया। बुद्धि की लड़ाई। अगले दिन अकबर ने रमेश, बीरबल की छाया और रघुनाथ को एक साथ बुलाया और एक जटिल प्रश्न पूछा। मान लो एक नदी है जो हर रोज अपनी दिशा बदलती है। एक नाविक को उसे पार करना है बिना डूबे और बिना दिशा खोए। कैसे करेगा? रघुनाथ सोचता रह गया। पर रमेश बोला, जहांपनाह, वह नाविक तैरते हुए दिशा को न देखे, वह आकाश के तारों या सूरज की दिशा को देखेगा। नदी बदल सकती है पर आकाश की दिशा नहीं। अकबर मुस्कराए। फिर बीरबल बोले, जहांपनाह, रघुनाथ जैसे लोग हमेशा बहाव देखते हैं, पर हम जैसे लोग दिशा पहचानते हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। सच का उजागर होना। अब बीरबल ने रमेश को संकेत दिया। रमेश ने दरबार में घोषणा की, मुझे रघुनाथ ने बीरबल के खिलाफ बोलने के लिए रिश्वत दी थी। ये है प्रमाण। उसने कुछ दस्तावेज और चिट्ठियां अकबर के सामने रखीं। अकबर क्रोधित हो उठे। उन्होंने रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया। बीरबल की विजय। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने आज यह साबित कर दिया कि सच्ची छाया वह होती है जो अपने स्रोत से वफादार हो। तुम्हारा यह प्रयोग दरबार के इतिहास में अमर रहेगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, परछाई हमेशा प्रकाश से बनती है और मेरे लिए आपका न्याय और विश्वास वही प्रकाश है। कहानी की सीख। परछाई केवल शरीर की नहीं होती, चरित्र की भी होती है। जो दिखता है वह जरूरी नहीं सच हो, पर जो सत्य होता है
वह देरसवेर सबके सामने आता है। ईर्ष्या और द्वेष के पीछे जो चलता है वह खुद अपनी साजिश में फंसता है। और सबसे बड़ी बात, अगर बादशाह न्यायप्रिय हो तो किसी बीरबल को डरने की जरूरत नहीं। कहानी का शीर्षक बीरबल का खोया सम्मान। अकबर बीरबल कथा। भूमिका। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल सबसे चहेते और चतुर मंत्री थे। उनके सुझावों और निर्णयों पर अकबर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। कुछ दरबारियों की जलन और एक नई चाल ने बीरबल को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया जहां उनका सम्मान, जीवन और पद सब खतरे में पड़ गया। और तब बीरबल ने जो किया वह इतिहास बन गया। दरबारी जलन। अकबर के दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ। नाम था महमूद खान। वह एक नवाब की संतान था, पढ़ा लिखा और बातों में चतुर, लेकिन भीतर से अहंकारी और स्वार्थी। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि बिना किसी रॉयल खून के बीरबल जैसे व्यक्ति बादशाह के इतने करीब हैं। महमूद ने धीरे धीरे दरबारियों को अपनी ओर किया। उसने हर सभा में बीरबल के सुझावों की काट पेश करनी शुरू की। कुछ दरबारी जो पहले से ही बीरबल से जलते थे उसके साथ हो गए। अकबर की उलझन। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी, राज्य के दक्षिणी प्रांत में विद्रोह बढ़ रहा है। वहां के लोग अब टैक्स नहीं दे रहे। अकबर परेशान थे। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, यदि हम वहां की जनता से सीधे संवाद करें, उनकी समस्याएं जानें और उन्हें न्याय दें तो विद्रोह अपने आप थम जाएगा। महमूद ने तुरंत टोका, बीरबल की यह नीति बहुत कोमल है। ऐसे विद्रोहियों को ताकत से दबाना चाहिए ताकि आगे कोई सिर न उठा सके। अकबर दुविधा में पड़ गए। दो विरोधी सलाहें और दोनों अपने अपने तर्कों के साथ। अकबर ने कहा, इसका हल हम प्रयोग से निकालेंगे। बीरबल, तुम 1 महीना दक्षिणी प्रांत जाकर वहां की स्थिति सुधारो। अगर सफल हुए तो नीति तुम्हारी मानी जाएगी। अगर असफल हुए तो महमूद के अनुसार कार्यवाही होगी। बीरबल मुस्कराए, जो आज्ञा जहांपना। दक्षिणी प्रांत में बीरबल ने वहां पहुंचते ही गांवों में भ्रमण शुरू किया। उन्होंने पाया कि किसान सूखे से परेशान हैं, जमींदारों की ज्यादतियों से त्रस्त हैं और सैनिक जबरन टैक्स वसूलते हैं। बीरबल ने फौरन कठोर जमींदारों को हटाया, पीड़ितों को मुआवजा दिलाया और गांवों में पानी की व्यवस्था के लिए योजना बनाई। उन्होंने खुले मैदान में जनता सभा की। लोगों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। 1 महीने के अंदर ही गांवों में टैक्स भरना शुरू हो गया। लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ और कई विद्रोही नेताओं ने बीरबल को धन्यवाद पत्र भेजे। दरबार में लौटना। बीरबल गर्व से दरबार लौटे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। अकबर प्रभावित हुए। बहुत सुंदर कार्य बीरबल, तुमने बिना तलवार उठाए शांति ला दी। महमूद चुप रहा, लेकिन भीतर ही भीतर जल उठा। उसने बीरबल के खिलाफ अगली चाल चलने की योजना बना ली। गुप्तचरों का झूठा जाल। महमूद ने कुछ गुप्तचरों को पैसे देकर झूठा बयान दिलवाया कि बीरबल ने दक्षिण में कुछ विद्रोहियों से गुप्त सौदे किए थे ताकि वह राजनीतिक रूप से बादशाह से ऊपर दिखें। गुप्त दस्तावेजों में बीरबल की नकली मुहर लगाई गई। जब ये दस्तावेज अकबर के पास पहुंचे तो वह चौंक गए। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, क्या यह सच है कि तुमने विद्रोहियों से गुप्त समझौता किया? बीरबल स्तब्ध रह गए। जहांपनाह, यह सरासर झूठ है। मुझे बदनाम किया जा रहा है। अकबर बोले, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर विश्वास है, पर राज्य का कानून सब पर एक जैसा है।
तुम्हें निलंबित किया जाता है जब तक जांच पूरी न हो। बीरबल की चुपचाप वापसी। बीरबल ने कोई बहस नहीं की। वह चुपचाप अपने घर लौट आए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कुछ पुराने भरोसेमंद अनुचरों को बुलाया और कहा, हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। हमें इसका सच उजागर करना होगा। बीरबल ने राजुला और रघुवीर नामक दो भरोसेमंद व्यक्तियों को महमूद के खास गुप्तचरों के पीछे लगा दिया। सच्चाई सामने आती है। राजुला ने पता लगाया कि महमूद अक्सर रात को एक कोठी में गुप्त बैठक करता है। वहीं रघुवीर ने सुना कि महमूद ने गुप्तचरों को पैसे देकर बीरबल के खिलाफ झूठी गवाही दिलवाई थी। बीरबल ने योजना बनाई। उसी कोठी में चुपचाप एक चित्रांकन यंत्र और छिपी कलम से ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई। कुछ दिनों में उनके पास पर्याप्त प्रमाण थे। दरबार का निर्णायक दिन। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, मुझे अपनी सफाई का एक मौका दें। मैं दरबार में कुछ दिखाना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने महमूद के खिलाफ सबूत पेश किए, गुप्त रिकॉर्डिंग, दस्तावेज और गवाह। महमूद का चेहरा पीला पड़ गया। गवाहों ने कबूल किया कि उन्होंने पैसे लेकर झूठ बोला था। अकबर गुस्से से बोले, महमूद, तुमने न सिर्फ बीरबल जैसे वफादार मंत्री को बदनाम किया, बल्कि मेरे निर्णय पर भी सवाल उठवाए। अकबर ने महमूद को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और सभी गुप्तचरों को दंडित किया। सम्मान की वापसी। अकबर ने बीरबल से क्षमा मांगी और उन्हें दोबारा उनका स्थान, अधिकार और सम्मान लौटाया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे धैर्य, समझ और सच्चाई ने फिर एक बार तुम्हें विजयी बनाया। मैं गर्व से कहता हूं, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे आदर्श हो। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, सत्य चाहे कितना भी दबा हो, वह एक दिन उजागर होकर सम्मान लौटाता ही है। कहानी की सीख। सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन पूरी तरह जीतती है। सत्ता के करीब होना बड़ी जिम्मेदारी है और उसे निभाने का साहस बीरबल जैसे लोगों में होता है। बुद्धि तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके साथ धैर्य और नीति न हो। और सबसे अहम, जहां बादशाह न्यायप्रिय हो, वहां बीरबल जैसे मंत्री सच्चे रत्न होते हैं। कहानी का शीर्षक, सच्चाई का मुकाबला। अकबर बीरबल कथा। भूमिका। अकबर का दरबार अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। इसमें बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे, हमेशा अपनी चतुराई और सूझबूझ से मुश्किल मामलों का हल निकालते थे। आज की यह कहानी एक ऐसे मामले की है जिसमें बीरबल ने अपने अद्भुत विवेक से न केवल एक विवाद का हल निकाला, बल्कि यह साबित भी कर दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। मामला शुरू होता है। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी पहुंचे। एक व्यापारी का नाम था धनीराम और दूसरे का नाम था माणिकलाल। दोनों के चेहरों पर चिंता के बादल थे। वे दोनों अकबर के सामने खड़े होकर शिकायत करने लगे। धनीराम ने कहा, जहांपनाह, मुझे माणिकलाल से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझसे 100 सोने की अशर्फियां लीं और अब वह उन्हें लौटाने से इनकार कर रहा है। माणिकलाल ने तुरंत कहा, यह सरासर झूठ है। मैंने धनीराम से कोई अशर्फियां नहीं लीं और न ही मैंने उसे कोई कर्ज दिया था। वह मुझ पर आरोप लगा रहा है। अकबर को दोनों की बातों में से कोई भी पूरी तरह से सही नहीं लग रही थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और जो सच्चाई है उसे दरबार में पेश करो। बीरबल का समाधान। बीरबल ने दोनों व्यापारी से कहा,
जहां पनाह, इस मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं इसे जल्द ही सुलझा लूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को पूरा समय दिया। बीरबल ने कुछ समय तक दोनों व्यापारियों का पीछा किया, लेकिन उन्होंने दोनों से सीधे पूछताछ करने के बजाय अपने दिमागी कौशल का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने पहले माणिकलाल और धनीराम के व्यवहार का अवलोकन किया। वह जानना चाहते थे कि दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है। उन्होंने माणिकलाल और धनीराम से पूछा, क्या तुम दोनों के पास कोई गवाह या दस्तावेज है जो यह साबित करे कि तुम में से किसे सोने की अशर्फियां दी गई थीं या किसने उन्हें लिया था? धनीराम ने कहा, नहीं बीरबल जी, मेरे पास कोई गवाह नहीं है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि मैंने माणिकलाल को अशर्फियां दी थीं। माणिकलाल ने भी उसी तरह से जवाब दिया, मेरे पास भी कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन यह सच है कि धनीराम ने मुझे कोई अशर्फियां नहीं दी। बीरबल ने दोनों की बातों को सुना और कहा, तुम दोनों के बीच सच्चाई का पता तभी लगेगा जब मैं एक विशेष परीक्षा लूंगा। मैं दोनों को एक तराजू दूंगा और तुम दोनों अपने हाथ उस पर रखोगे। तराजू की विचित्रता। अकबर और दरबारी आश्चर्यचकित थे। बीरबल ने कहा, यह तराजू साधारण नहीं है। यह उस आदमी के हाथों को तौलता है जो झूठ बोलता है। अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसका हाथ भारी होगा और जो सच्चा होगा उसका हाथ हल्का रहेगा। इस विचित्र तराजू के बारे में सुनकर सबको और भी ज्यादा शक हुआ, लेकिन अकबर ने बीरबल की बातों पर विश्वास किया और उसे पूरी स्वतंत्रता दी। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलाया। सब लोग इकट्ठा हो गए और देखा कि बीरबल ने एक बड़ा सा तराजू लाया था। यह तराजू दिखने में साधारण था, लेकिन उसके बारे में जो बातें की गई थीं, उन्हें सुनकर दरबारियों की उत्सुकता और बढ़ गई। तराजू पर परीक्षण। बीरबल ने सबसे पहले धनीराम से कहा, धनीराम, तुम पहले अपना हाथ तराजू पर रखो। धनीराम ने घबराते हुए अपना हाथ तराजू पर रखा। तराजू बिल्कुल संतुलित रहा और कोई हलचल नहीं हुई। अब बारी माणिकलाल की थी। बीरबल ने कहा, माणिकलाल, अब तुम्हारी बारी है। अपना हाथ तराजू पर रखो। माणिकलाल ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि उसका हाथ हल्का महसूस हो, लेकिन जैसे ही उसने हाथ रखा, तराजू का एक पलड़ा नीचे झुक गया और बाकी सभी लोग हैरान रह गए। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने एक शांति से मुस्कुराते हुए कहा, देखो जहां पनाह, यह तराजू झूठ और सच का सही माप देता है। माणिकलाल का हाथ भारी था क्योंकि उसने झूठ बोला। अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि धनीराम ने उसे अशर्फियां दी थीं और माणिकलाल ने उन्हें छिपा लिया था। माणिकलाल ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत चतुर हो। मैंने अपने स्वार्थ में आकर गलत किया। मैं धनीराम का कर्ज चुकाऊंगा और अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं। अकबर ने संतुष्ट होते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमें यह दिखा दिया कि सच्चाई का कोई न कोई रास्ता होता है। तुम हमेशा हमें रास्ता दिखाते हो। कहानी की सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई हमेशा किसी न किसी रूप में सामने आ जाती है, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए उसे छिपाने की। बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता और सही मार्गदर्शन से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम किसी न किसी कारण से झूठ बोलते हैं या सच्चाई को छिपाते हैं, लेकिन अंततः सच्चाई का सामना करना ही सबसे बेहतर होता है।
बीरबल ने हमें यह शिक्षा दी कि झूठी बातों से कभी भी किसी को फायदा नहीं होता और सच्चाई को सामने लाना ही सबसे उत्तम मार्ग होता है। कहानी का शीर्षक बीरबल और न्याय का असली रूप। अकबर बीरबल कथा। भूमिका। अकबर का दरबार केवल अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए ही नहीं बल्कि न्याय और बुद्धिमानी के लिए भी प्रसिद्ध था। इस दरबार में बीरबल जैसे मंत्री थे जो अपने चतुर निर्णयों से न केवल अकबर की मदद करते थे बल्कि राज्य के हर नागरिक को न्याय दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। बीरबल का समझदारी और सूझबूझ से भरा हुआ दिमाग अकबर के लिए हमेशा एक अमूल्य खजाना साबित होता था। आज की यह कहानी एक ऐसे अद्भुत घटना की है जिसमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर के दरबार में न्याय का असली रूप दिखाया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। उनके चेहरे पर चिंता और तनाव साफ झलक रहा था। दोनों ने अकबर के सामने आकर अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं। पहला व्यापारी, जिसका नाम धनीराम था, बोला, जहां पनाह, मैंने 1 महीने पहले माणिकलाल को 100 सोने की अशर्फियां उधार दी थीं। मैंने उनसे कहा था कि वे मुझे इसे लौटाएंगे, लेकिन अब वह मुझसे मुंह मोड़कर कह रहे हैं कि उन्हें यह अशर्फियां कभी दी ही नहीं गई थीं। मैं आज आपके पास न्याय के लिए आया हूं। माणिकलाल, दूसरा व्यापारी, तुरंत बोला, यह झूठ है जहांपना। मुझे धनीराम से कोई अशर्फियां नहीं मिली। वह मुझ पर गलत आरोप लगा रहा है। अकबर ने ध्यान से दोनों को सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और जो सच्चाई है वह हमें बताओ, अकबर ने आदेश दिया। बीरबल का समाधान। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, जहां पनाह, मुझे इस मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ समय चाहिए। मैं जल्द ही इसका हल ढूंढ लूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को समय दिया। बीरबल ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की, लेकिन उन्होंने दोनों से सीधे सवाल नहीं पूछे। बीरबल का मानना था कि किसी समस्या का समाधान केवल सोच समझकर और धैर्य से ही निकाला जा सकता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से बातचीत के दौरान एक महत्वपूर्ण बात नोट की। उन्होंने पाया कि माणिकलाल के पास कोई गवाह नहीं था और न ही उसके पास कोई दस्तावेज था जो यह साबित करता हो कि उसने धनीराम से अशर्फियां नहीं लीं। दूसरी ओर धनीराम के पास भी कोई गवाह या लिखित प्रमाण नहीं था, केवल एक बयान था कि उसने माणिकलाल को 100 अशर्फियां दी थीं। बीरबल ने सोचा, अगर कोई सच्चाई को छिपाने की कोशिश करता है तो वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। बीरबल ने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने न्याय का एक असामान्य रूप पेश करने का निर्णय लिया। बीरबल का अनोखा निर्णय। बीरबल ने अगले दिन दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, मैं इस मामले का हल एक असामान्य तरीके से निकालना चाहता हूं। मैंने एक तराजू तैयार किया है जो केवल सच और झूठ का अंतर पहचानने की क्षमता रखता है। दरबारियों और अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई। बीरबल ने जारी रखा, मैं दोनों व्यापारियों को यह तराजू दूंगा और जो व्यापारी झूठ बोलेगा उसका हाथ भारी हो जाएगा। अकबर और दरबार के अन्य सदस्य बीरबल के इस विचित्र विचार से हैरान थे, लेकिन अकबर ने बीरबल पर विश्वास करते हुए इसे आजमाने का निर्णय लिया। तराजू का परीक्षण। अगले दिन दोनों व्यापारी दरबार में आए। दरबार में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे क्योंकि उन्हें बीरबल के निर्णय के बारे में बहुत उत्सुकता थी। बीरबल ने पहले धनीराम से कहा, धनीराम, तुम पहले अपना हाथ इस तराजू पर रखो। धनीराम ने अपने हाथ को तराजू पर रखा और तराजू का पलड़ा संतुलित रहा। कोई बदलाव नहीं हुआ। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, यह दर्शाता है कि धनीराम सच बोल रहे हैं।
अब माणिकलाल की बारी आई। बीरबल ने उसे आदेश दिया, माणिकलाल, अब तुम्हारा हाथ तराजू पर रखो। माणिकलाल ने अपना हाथ रखा और तुरंत तराजू का पलड़ा भारी हो गया। सब लोग चौंक गए। बीरबल ने कहा, देखो जहांपनाह, यह तराजू झूठे को पहचानने की क्षमता रखता है। माणिकलाल ने झूठ बोला था और उसका हाथ भारी हो गया। माणिकलाल की स्वीकारोक्ति। माणिकलाल ने थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद अंततः अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। मैंने अपने स्वार्थ में आकर धनीराम को धोखा दिया था। वह मुझसे अशर्फिया वापस लेने के लिए सही था, लेकिन मैंने अपने स्वार्थ के कारण उसे झूठा बताया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और उसे उसकी अशर्फिया लौटा दूंगा। अकबर ने माणिकलाल की माफी स्वीकार की और उसे धनीराम को 100 अशर्फिया लौटाने का आदेश दिया। अकबर का प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक अद्भुत तरीके से इस समस्या का हल निकाला। तुमने न केवल सच्चाई को सामने लाया, बल्कि यह भी साबित किया कि न्याय का कोई निश्चित तरीका होता है जो हमेशा सही होता है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कोई उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश करे। यह तराजू केवल एक प्रतीक था। असल में न्याय और सच्चाई हमेशा समय के साथ अपने रास्ते पर आती है। अकबर ने बीरबल की बातों से सहमति जताई और कहा, तुम्हारे द्वारा की गई सूझबूझ और समझदारी के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। तुम सचमुच मेरे सबसे प्रिय मंत्री हो। कहानी की सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय का कोई विकल्प नहीं होता। चाहे हम कितना भी प्रयास करें, झूठ हमेशा अपने आप प्रकट हो जाता है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ सच्चाई और न्याय से ही निकलता है। यह भी हमें यह शिक्षा देती है कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ से निकाला जा सकता है, लेकिन अगर हम अपने मार्ग में ईमानदारी और सत्य के साथ चलते हैं, तो कोई भी कड़ा संघर्ष हमें नहीं हरा सकता।